नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो राजनीति। ये साल 2020 का है और महीना जून का, और इसी साल मार्च में यूपी की योगी सरकार ने अपने 3 वर्ष पूरे किए हैं। अगला चुनाव जाहिर तौर पर 2022 की शुरुआत में होगा, जो शेड्यूल्ड है। लेकिन सिर्फ आज ऐसी कई घटनाएं हो गई जिससे बहुतों को ऐसा लगा कि उत्तर प्रदेश में राजनीति का रुख अब चुनावी हो चला है। अभी मार्च की तो बात है जब देश में कोरोना ने अपने मनहूस कदम रखे और पूरे मुल्क को लॉकडाउन की ओर धकेल दिया। अचानक सब कुछ रुक गया और लगभग तमाम राजनीतिक दलों ने उस संकट काल में सरकार का साथ देने का वादा किया। फिर अब ये जून का महीना आप देख लीजिए, आज की प्रधानमंत्री की यूपी के सीएम की तारीफ देख लीजिए, प्रियंका गांधी वाड्रा का खुद को इंदिरा की पोती कहना देख लीजिए, बगैर नाम लिए मायावती पर किया गया हमला देख लीजिए, समाजवादी पार्टी का तेल की कीमतों में बढ़ोतरी पर सड़क पर उतरना देख लीजिए। अब सवाल यह है कि क्या यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है? इसी सवाल पर आज हम बहस करने वाले हैं और इस बहस के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। उनका तारुफ आपसे पहले करा दूं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह, कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत और बहुजन समाज पार्टी के समर्थक सतीश प्रकाश। आप सभी का बहुत स्वागत एबीपी गंगा पर हमारी इस खास चर्चा राजनीति में। और इससे पहले कि हम बहस शुरू करें, एक बार सारे दिन की जो महत्वपूर्ण बातें हैं बहुत संक्षेप में आपको दिखा दें। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की यूपी के सीएम की आप तारीफ देख लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह आपदा को अवसर में बदला गया है, जिस तरह योगी जी और उनकी पूरी टीम जी जान से जुटे हैं, देश के अन्य राज्यों को भी इस योजना से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अन्य राज्यों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, यूपी की तारीफ करते हुए पीएम ने कहा। एक और बड़ी बात जो आज घटी वो आपको दिखाते हैं और वो है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट, जिसमें उन्होंने खुद को राजीव गांधी की बेटी नहीं बल्कि अब की बार इंदिरा गांधी की पोती बताया और लगे हाथों बगैर नाम लिए बीएसपी सुप्रीमो को बीजेपी और सरकार का घोषित प्रवक्ता बता दिया। ट्वीट देखिए आप, किसी सरकारी प्रोपेगेंडा को आगे रखना नहीं है। यूपी सरकार अपने अन्य विभागों से मुझे फिजूल की धमकियां देकर अपना वक्त व्यर्थ कर रही है। जो भी कार्रवाई करना चाहते हैं करें, बेशक करें। मैं सच्चाई सामने रखती हूं, मैं इंदिरा गांधी की पोती हूं, कुछ विपक्ष के नेताओं की तरह भाजपा की घोषित प्रवक्ता नहीं। ये रही महत्वपूर्ण बात। और तेल की कीमतें बढ़ी हैं, लगातार पिछले 20 दिनों से बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी आज सड़कों पर उतर गई। ये देखिए आप तस्वीरें, टिपिकल समाजवादी टोपी, लाल टोपी के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इसका विरोध करते हुए सड़क पर उतरे। कहीं भी वो पीछे नहीं दिखना चाहते थे, कम से कम इस मामले में। और ये रहा उनका विरोध प्रदर्शन और उसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। मतलब बहुत कुछ घटा सुबह से लेकर शाम तक। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक रंगमंच पर ये तमाम घटनाएं घटी। आइए अब इस पर बात की शुरुआत करते हैं। मनीष शुक्ला से सबसे पहला प्रश्न करते हैं। मनीष, प्रधानमंत्री आज 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार देने पर तो बोल ही रहे थे, वो दरअसल क्या ये नहीं कह रहे थे कि योगी सरकार देश की सबसे बेहतर राज्य सरकार है? इससे पीछे की जो तमाम राज्य सरकारें रही, उत्तर प्रदेश में जो सरकारें बनी वो बेकार थीं, यही सरकार ने कुछ काम किया है, इसी सरकार ने आपदा को अवसर में बदला है और यही सरकार आदर्श है। और उनके कहने का मतलब क्या यह नहीं था कि तैयार हो जाइए अब चुनाव के लिए? मनीष, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ करते हुए सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जी ने जो लाभार्थी हैं उनसे वार्ता किया, उनसे औपचारिक रूप से पूछा भी कि आपको रोजगार मिला कि नहीं मिला, मिला तो कैसे मिला, कितना आपको अर्जन हो रहा है, और जब देश के विभिन्न भागों से आ रहे थे तो कोई तकलीफ नहीं हुई, आप जो क्वारंटाइन सेंटर में गए तो आपको क्या क्या सुविधाएं मिली। और जब ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की जनता दोनों की प्रशंसा की, इस आपदा काल में 1.25 करोड़ रोजगार सृजित किया गया। एक तरफ कोरोना की गति को थामे रखा, दूसरी तरफ जो पीड़ित हुए उनको राहत पहुंचाई, और तीसरी तरफ जो लोग उत्तर प्रदेश में वापस आए उनको रोजगार मिले। इसके लिए उसी समय उसकी व्यवस्था की गई, कार्य योजना तैयार की गई और स्किल मैपिंग की गई। स्किल मैपिंग के बाद जिनकी जो योग्यता है उसके अनुसार उनको रोजगार और प्रदेश के अंदर ही रोजगार मिले। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया। यानी
सरकार की भी तारीफ की, उत्तर प्रदेश की जनता की भी तारीफ की। अगर उत्तर प्रदेश की जनता की तारीफ हो रही है तो हमको लगता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से सरकार से कंधा मिलाकर उत्तर प्रदेश की जनता ने सहयोग दिया, निश्चित रूप से वो सराहनीय है। अब मनीष, मैं सिर्फ सरल सा सवाल ये पूछ रहा हूं कि इस तारीफ और इसको उदाहरण बनाकर क्या प्रधानमंत्री ने चुनावी बिगुल फूंक दिया 2022 का? नहीं, देखिए राजेश जी, अभी कोरोना काल चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी इसको सेवा काल मानती है। सरकार और संगठन दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश की जो जनता पीड़ित है उसको राहत पहुंचे, उसको रोजगार मिले और जो तमाम तरह की कठिनाइयां हैं इस काल में वो उसमें हम सहायक बने, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब कोई चुनावी एजेंडा नहीं है। जूही सिंह जी, आपको लगता है कि ये जो प्रधानमंत्री ने आज कहा, या जिस तरीके से आप आज पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें बढ़ रही हैं, सही बात है बढ़ रही हैं, 20 दिन से लगातार बढ़ रही हैं, तो जिस तरीके से आज आपने प्रदर्शन किया वो आपके कैडर को गैल्वनाइज करने का था, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने संबोधित किया उनका भी एक मैसेज था कि भाई तैयार हो जाओ। जूही जी। राजेंद्र जी, ये प्रायोजित प्रचार तो उत्तर प्रदेश की सरकार निरंतर करती ही रहती है। मैं बता दे रही हूँ, 2020 फरवरी में इनके श्रम मंत्री ने विधानसभा में कहा कि हमारे यहाँ 35 लाख बेरोजगार उनके पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। अब वो संख्या बढ़ गई होगी। साथ ही इनके पास 12,000 सरकारी भर्तियां लंबित हैं, जिसमें मैं इनको आंकड़े दे देती हूँ, हम प्रचार नहीं करते हैं। गन्ना पर्यवेक्षक, सहायक रोजगार, कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक, व्यायाम परीक्षक, होम्योपैथिक, कृषि सेवा में जो संवर्ग की भर्ती होनी है उसको भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? अपने विभागों में पद का सृजन क्यों नहीं कर रहे हैं? किन लाभार्थियों से? वो जो रिहर्सल कल हो रहा था उन्हीं लाभार्थियों से प्रधानमंत्री की बात करवाई ना टीम हमारे मुख्यमंत्री ने। तो आप कराते रहिए। हम ये पूछना चाहते हैं कि अस्थायी रोजगार, मनीष, अवसर मिलेगा आपको उत्तर देने का। मनरेगा जो भ्रष्टाचार में आपके ऊपर बड़े आरोप लगे हैं जी, बड़े आरोप आपके ऊपर मनरेगा में लड़े हैं। आप एक अस्थायी रोजगार की योजना बना रहे हैं, आपकी एमएसएमई। हमें बता दीजिए कि चयन प्रक्रिया क्या है, जिनको आप ऑलरेडी लोन देते हैं। आपके जिलाधिकारी किसी को भी चुनकर लोन दे देते हैं। आप कहते हैं कि स्वरोजगार, कौन सा स्वरोजगार? आप बताइए कि आपकी 2 इन्वेस्टर सबमिट हुई, कौन सा कारखाना उत्तर प्रदेश में लगा जिससे आप रोजगार दे रहे हैं? सैमसंग को हम लाए, उस पे जाने की आप जरूरत भी मत करिएगा। हम पूछना चाहते हैं कि डिफेंस एक्सपो, बहुत तामझाम से बहुत कुछ हुआ। हमारे गोमती रिवर फ्रंट जो हमारी सरकार में बना था उस पर आपने प्लेन भी उड़ाए, बहुत अच्छा लगा। वहां से कितना इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आया? जब निवेश ही नहीं हुआ तो आप रोजगार कहां से दे रहे हैं? कृषि दर, आपकी कृषि दर आज के दिन में घटती जा रही है, 2.8 रह चुकी है और ये कोरोना के पहले के आंकड़े हैं। कोरोना के बाद के आंकड़े आप बाद में बताइएगा। एक आपने श्रमिक आयोग की भी घोषणा की थी, उसका क्या मैंडेट है? हाँ, बिल्कुल। ये स्किल मैपिंग कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है? जी, ये स्किल मैपिंग कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है? मैं आपको आंकड़े बता देती हूँ। जो आपने स्किल मैपिंग किया उसमें से 1.5 लाख, जो पिछला आंकड़ा आधिकारिक रूप से, आपको पारदर्शिता से तो कोई मतलब है नहीं, घोषणा करो, प्रचार करो। आधिकारिक आंकड़े ये थे कि 1.5 लाख आपने रियल एस्टेट में मजदूरों का एक आधिकारिक स्किल मैपिंग किया। उसमें से कुछ लोग ब्यूटिशियंस थे, कुछ लोग आपके दर्जी थे। हमें बताइए कि आपने जो साड़ी उद्योग बनारस का बंद हो गया है, बुनकरों को क्या त्वरित सहायता दी? आपने बार बार अनाउंस करते हैं जी, ठीक है। आपने सिलसिलेवार अपनी बात कही, इसीलिए मैं टोक भी नहीं रहा था, हाँ भी नहीं कह रहा था कि आप अपनी बात पूरी कर लें, और लगभग एक ही सांस में आपने जो है तमाम बातें जो जी रख दी हैं। अब मैं आ रहा हूं मनीष आपके पास, लेकिन एक सवाल पूछने के लिए मुझे सुरेंद्र जी के पास भी जाना पड़ेगा। सुरेंद्र जी, आज हमने सुबह ही एक ट्वीट देखा प्रियंका गांधी वाड्रा जी का, और वो ये कह रही हैं कि वो इंदिरा गांधी की पोती हैं और वो अघोषित प्रवक्ता नहीं है विपक्ष के कुछ नेताओं की तरह से। सुरेंद्र जी, देश जानना चाहता है, पहले उन्होंने 2014 के चुनाव में खुद को राजीव गांधी की बेटी बताया था, वो आज तक मुझे याद है, एक वक्तव्य का उन्होंने जवाब दिया था और उसमें अपने आप को राजीव गांधी की बेटी बताया था। आज उन्होंने अपने आप को इंदिरा गांधी की पोती बताया है। ये इससे पहले मैंने नहीं देखा। एक बात। दूसरी बात, किसको वो कह रही थी घोषित प्रवक्ता विपक्ष में? देखिए राजेंद्र भाई, सच बात यह है, कहते हैं ना कि राज को राज रहने दो।
अब मैं आपको दो एक बातें बताता हूं कि दोनों बातें सत्य हैं। वो श्री राजीव गांधी जी की बेटी भी है और स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पोती भी है। यहां पर उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से दो बातें साफ कही। नंबर एक, वो सरकारी आतंक से नहीं डरेंगी। नंबर दो, वो सरकारी गुंडों से नहीं डरेंगी। नंबर तीन, लुटेरों के खिलाफ वो आवाज उठाती रहेंगी। नंबर चार, वो महंगाई जिस तरीके से पेट्रोल की डीजल की महंगाइयां हैं उसके खिलाफ वो आवाज उठाती रहेंगी। वो चोरों से, लुटेरों से, डकैतों से डरने वाली नहीं है। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसको जो लोग इस समय करना चाहते हैं, मनीष अब मैं आपको बीच में नहीं बोलने, हाँ मनीष बात पूरी कर लेंगे। ठीक बात, नहीं ठीक बात पूरी कर लीजिए। अच्छा बात पूरी कर लेंगे बात। हाँ ठीक है सुरेंद्र जी। केयर फंड तक का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में लौटाने वाले को। अच्छा मनीष मैं आपके पास आ रहा हूं, सुरेंद्र राजपूत जी की बात भी पूरी हो जाने दीजिए। हाँ। 10 रुपए लीटर जब गरीबों का पैसा तो आप चोर भी है, लुटेरे भी है और डकैत भी है। और जब आप देश में क्या नाम बेरोजगारी की दर उत्तर प्रदेश में 48% बढ़ाएंगे तो आप जो है इसके साथ साथ संवेदनहीन भी है। इसके साथ साथ संवेदनहीन भी है। मनीष भाई एक सवाल। राजेंद्र मुझसे मत कहिएगा, मनीष भाई एक सेकंड मुझसे मत कहिएगा कि मैं मनीष के बीच में बोला। मेरा खून खौल रहा है मनीष भाई, मुझसे मत कहिएगा मैं मनीष के। अच्छा एक सवाल मुझे पूछ लेने और दीजिए। आपका खून तो खोलेगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मनीष भाई, मुझे पूछ लेने दीजिए। लुटेरों के साथियों का, अरे मनीष भाई मुझे पूछ लीजिए एक सवाल। एक सवाल मुझे पूछ खोलना ही है। अच्छा आप आइए ना, सुरेंद्र जी, सरकार के पक्ष के प्रवक्ता की जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनिए। सुरेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की तरीके से सत्ता के पक्ष में आइए, सत्ता के पक्ष में क्यों नहीं, जनता के पक्ष में आइए। एक सवाल सुरेंद्र जी, मुझे सारा देश जो है वो विपक्ष के नेता का नाम जानना चाहता है, वो बता दीजिए। विपक्ष देखिए बहुत स्पष्ट रूप से जिन विपक्ष के नेताओं ने पिछले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को कोसने की जगह पर कांग्रेस को और श्रीमती प्रियंका गांधी जी को कोसा है, बहुत स्पष्ट रूप से उनकी तरफ बात है। तो नाम लेने में क्या बुराई है? सच बात यह है कि आज की डेट में विपक्ष के कुछ नेता हैं, विपक्ष अरे जब समय आएगा वो भी नाम आएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जो लोग जनता के हितों की जगह पर सत्ता के हित और सीबीआई के से डर के बैठेंगे तो निश्चित तौर पर उनका नाम तो सारी जनता कुछ कह दिया सुरेंद्र भाई, इतना निर्भीक रूप से जब आप सब कह ही रहे हैं तो नाम भी ले लीजिए। निर्भीक तो है ही नहीं है ये। नाम ले लीजिए सुरेंद्र जी, नाम ले लीजिए। हम निर्भीक हैं, हम आपकी तरीके से अंग्रेजों की दलाली नहीं करते मनीष जी, अंग्रेजों की मुखबरी नहीं करते मनीष जी, लड़ करके काम करते हैं। डॉक्टर सतीश प्रकाश कोलेजन करते हैं। आज की डेट में हमें सत्ता से लड़ना है। प्रियंका वाड्रा बोल रही है राजेश। हाँ ठीक है मनीष भाई, जब प्रियंका वाड्रा जी कर रही नाम नहीं लिख पा रही है तो सुरेंद्र जी कैसे बोल रही है? अब क्या मजबूरी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो नाम आने चाहिए सबके सामने, वो नाम आना चाहिए सबके सामने, नाम आना चाहिए सबके सामने। बसपा समर्थक है हमारे साथ चर्चा में। अच्छा आप कंक्लूड करेंगे मनीष भाई चर्चा को, लेकिन ये देखिए बीएसपी सपोर्टर है हमारे साथ डॉक्टर सतीश प्रकाश। मनीष भाई आइए, आप जनता के साथ आइए, आप सत्ता के साथ मत रहिए। ठीक, हम समझ रहे हैं। संजय झा वाली डर है आपके। ये आह्वान तो मेरा आप सब लोगों से है। सुरेंद्र जी वाक्य आपने अच्छा प्रयोग किया, आप सब लोग जनता के लिए आ जाइए, पार्टी लाइन से ऊपर उठ के तो मजा ही आ जाए फिर तो। ये वाक्य आपने बड़ा अच्छा प्रयोग किया, इसकी तारीफ करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है डॉक्टर सतीश प्रकाश आप बीएसपी के सपोर्टर की हैसियत से इस चर्चा में हैं, तमाम पक्ष आपने सुने। प्रियंका गांधी वाड्रा के ट्वीट के बारे में लगातार मैंने सवाल पूछा, आपको क्या लगता है वो ट्वीट किसकी तरफ था? नहीं देखो ऐसा है ना कि एक चर्चा को एक नया रूप दिया जा रहा है। देश के हालात, प्रदेश के हालात इतने बेहतर नहीं है तो कहीं ना कहीं अब देखो ट्वीट करने के लिए सबको स्वतंत्र है ना।
ये इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में सत्ता परिवर्तन तो होता है लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात है। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 70 साल में जो सामंतवादी सोच के लोग हैं उन्हीं के हाथ में ही सत्ता रही है, चाहे वो इसको मानना ही पड़ेगा। और जो सामाजिक रूप से कमजोर लोग हैं उनके जो दल हैं उनका विरोध बाकी जो सामंतवादी सोच के ऊपर पनपते हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो उन्हीं को खत्म करना चाहते हैं। और दूसरी बात आप मुझे ये बताइए कि कानपुर के ऊपर हमने सवाल उठाया या नहीं उठाया? और दूसरी बात, आप ये कहते हैं कि ये कोरोना काल है, चाइना का जो है देश के ऊपर संकट है। अगर हमने, आप ये भी कहते हैं ना कि सरकार हमेशा, जो विपक्ष है वो हमेशा सवाल उठाती है। हमने सिर्फ ये कहा कि ये सुझाव है कि जैसा कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार ने आजमगढ़ में की है, ऐसी ही कार्रवाई हम कानपुर में भी चाहते हैं, ऐसी ही कार्रवाई हम अमरोहा में भी चाहते हैं। इस प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो बद से बदतर स्थिति में है। रोजगार, जो लोगों के पास रोजगार नहीं है, और देश के प्रधानमंत्री राजनीति कर रहे हैं नहीं कर रहे? आप मुझे ये बताइए कि देश के प्रधानमंत्री हैं वो, अरे तो ये बीएसपी के सुप्रीमो क्यों नहीं कहती हैं डॉक्टर प्रकाश? काम सिर्फ बीजेपी के लिए ना पिछले कुछ समय में उन्होंने उनको तिलक राम से बात करने की, कानपुर की घटना का विरोध एक अपवाद है डॉक्टर सतीश प्रकाश, एक अपवाद है। सुनिए, अरे सुनिए भाई, अरे उत्तर प्रदेश के अंदर आप आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, आपका स्किल इंडिया का क्या हुआ बताइए ना। हाँ ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने, अरे तो 2014 ये कभी ट्वीट क्यों नहीं होता बीएसपी सुप्रीमो के हैंडल से, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से? डॉक्टर सतीश प्रकाश, मजदूर थे उनको स्किल करना था, यही बात कभी ट्वीट क्यों नहीं हो रही है? मुझे उस देश का नाम, मुझे उस प्रदेश का नाम बताइए जी। यही बात जो आप कह रहे हैं कभी ट्वीट क्यों नहीं हुई मायावती जी के ट्विटर हैंडल से? अरे भाई सुनिए ना, कैसे ट्वीट नहीं होता? आप सत्ता को घुमाते हैं ना, ये एक कहीं ना, देखिए सुनिए, जितने आरएसएस के 100 लोग बीजेपी के अंदर नहीं है, बाकी जो दल है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, वहां भी सामंतवादी सोच के लोग हैं, उनके अधिकार बीजेपी में भी सुरक्षित है, बाकी दलों में भी सुरक्षित है। और मैं तमाम दो है, ये दुर्भाग्य है कि इस देश का जो कमजोर वर्ग है उसको इंसाफ नहीं मिलता, और उनके जो, उनकी सोच के, जो बाबा साहब की सोच के, जो भगवान बुद्ध की सोच के, जो सामाजिक परिवर्तन की बात जो दल करते हैं, उसका विरोध बीजेपी भी करती है, बाकी लोग भी करते हैं। सवाल हम उठाएंगे, हमारा सवाल हमेशा बना रहेगा। अच्छा मनीष शुक्ला जी, देखिए इनका भी सवाल आ गया। अब तो अगर देश के प्रधानमंत्री जी के, मनीष भाई अब तो इनका भी सवाल आ गया, और अभी तक के जो सिलसिलेवार ट्वीट्स हुए हैं उनसे ज्यादा बड़े सवाल पूछ रहे हैं डॉक्टर सतीश प्रकाश। इस देश के 2 करोड़ मजदूर जो है, हाँ। मजदूर कौन सा वर्ग है बताइए ना? ठीक, मजदूर ठीक, क्या ठीक, सामाजिक ठीक। रूप मनीष से भाई कमजोर? रिस्पॉन्ड। सुनिए, सामंतवादी सोच के लोग मजदूरी नहीं करते। मैंने तो मनीष भाई बड़ी कोशिश की कि मामला ट्विटर पर जाए, जो शैक्षिक रूप से कमजोर है वही, लेकिन वो हुआ नहीं। ये तो मुद्दे उठा रहे हैं डॉक्टर सतीश प्रकाश, मुद्दा उठाने लग गए। ट्रेन, वो तमाम बसें जो किसी सरकार की नहीं है, जो मनीष भाई, और स्टेट की जिम्मेदारी है, जब वहाँ मजदूर जो है, अच्छा ठीक है, बीवी बच्चों के साथ, सतीश जी सुन लीजिए, अच्छा सो गया, ठीक ठीक ठीक, रजिस्टर्ड बात, रजिस्टर्ड बात आपकी आ गई। डॉक्टर सतीश प्रकाश आ गई बात आपकी। हाँ सुनिए। देखिए सतीश राजेश जी, 2012 से 2017 के बीच जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है थी, तो रिकॉर्ड कहता है कि सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार हुए। अच्छा, फिर उन्हीं के साथ सुश्री मायावती जी ने 2019 में चुनाव लड़ लिया, और श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी का तो ट्वीट का सवाल है, तो उनकी एक ही आइडेंटिटी है और एक ही उनकी पहचान है और एक ही योग्यता है कि वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी। और अरे सुनिए ना, अरे सुनिए, समाजवादी पार्टी, फिरोज खान वो भी एक सामाजिक, सुनिए, और आप सामाजिक लोगों को रिप्रेजेंट करती है। आप पीडीपी के साथ मिलकर के सरकार चलाएंगे, तमाम नॉर्थ ईस्ट के अंदर जाकर के चरमपंथी लोगों के साथ मिलकर के सरकार बनाएंगे। आपके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाने वाला, क्योंकि आप राष्ट्रवादी हैं। सुनिए, आप झूठे हो सकते हैं ना, आप सुनिए, अंग्रेजों के समर्थक लोग, अंग्रेजों के छात्रकार लोग, अंग्रेजों के दलाल, व्यवस्था में ये है। अच्छा हो गया मनीष भाई, तथ्य पर जवाब दीजिए। मनीष भाई जल्दी से कंक्लूड करिए। मनीष भाई समय नहीं है, हाँ समय नहीं है।
चाइना समय नहीं है मनीष भाई। उस दलालों के चेहरे अब जनता ने देख लिए। मनीष भाई, जनता तैयार है हो गया। अच्छा, आ गई बात, हो गया। समय नष्ट हो रहा है। चाइना के राष्ट्रपति को झूला झूलाने वाले लोग और अपनी देशद्रोह की ताकतों के साथ में मिलकर समय नष्ट हो रहा है। चाइना को अपनी जमीन तक गिरवी रखने वाले लोग, अरे उनको जवाब उत्तर देने दीजिए पार्टी के मनीष भाई। देखिए समय समाप्त हो जाएगा, समय समाप्त लगभग हो गया है मनीष भाई। आपने सारे हित गिरवी रख दिए। ये दलाली अनफॉर्चुनेट है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इतना ही समय था और मैं उम्मीद कर रहा था कि आखिर में बात किसी कंक्लूजन तक पहुंचेगी और ये स्पष्ट होगा कि जो तमाम मुद्दे अब तो विपक्ष इस मंच पर कम से कम उठा रहा है उसका उत्तर आएगा। और भी बहुत सारी बातें मुझे स्पष्ट करनी थी, वो आखिर तक हो नहीं पाई। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मनीष शुक्ला, सुरेंद्र राजपूत, जोई सिंह, डॉक्टर सतीश प्रकाश, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए और आप सभी का राजनीति देखने के लिए। कमोबेश यही आज की राजनीति की सच्चाई है। धन्यवाद। डाबर हनी की बात है